अब हम आते हैं उस ऐतिहासिक घटना की ओर जो पिछले शताब्दी की बहुत बड़ी घटनाओं में से एक मानी जा सकती है। विश्व युद्ध, दो विश्व युद्ध, ये स्वयं में बहुत बड़ी घटनाएं थी, लेकिन शीत युद्ध और उसके बाद की घटनाओं की यदि बात करें तो ये एक घटना है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसने एक तरीके से हम कह सकते हैं नई विश्व व्यवस्था बदल दी। ये घटना अनहोनी इस मामले में थी कि महाशक्ति, वह भी एक ध्रुवीय, जिसको पूरी दुनिया मानती थी सबसे ज़्यादा ताकतवर और जो अपना वर्चस्व अक्षुण्ण बनाए रखने में अभी तक सफल था, उस पर किसी ने हमला किया। अमेरिका पर किसी के द्वारा हमला किया जाना अमेरिका की स्वतंत्रता के बाद पहली घटना थी। 1776 में अमेरिका स्वतंत्र हुआ, 1776 में। उसके बाद एक आध घटना ही ऐसी है जब अमेरिका पर हमला हुआ था, और वह था 1945 में पर्ल हार्बर की जो घटना थी, जब अमेरिका के हार्बर पर, अमेरिका के बंदरगाह पर हमला हुआ था। वो तो विश्व युद्ध था, उसमें कई देश उसमें इन्वॉल्व थे और वो देशों के बीच का युद्ध था। उसमें अमेरिका पर, और वो अमेरिका के बंदरगाह पर, यानी बाहरी किनारे पर पर्ल हार्बर, वहाँ पे हमला हुआ था, जिसका अमेरिका ने मुंह तोड़ जवाब दिया और विश्व युद्ध के परिणाम को ही बदल दिया। इस घटना के पहले अमेरिका विश्व युद्ध में डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से नहीं था। पर्ल हार्बर में जब विदेशी विमानों ने, दुश्मनी विमानों ने, दुश्मन के विमानों ने हमला किया पर्ल हार्बर यानी अमेरिकी बंदरगाह पर, तो अमेरिका की प्रतिक्रिया इतनी कड़ी थी कि उसने निर्णय लिया कि वह भी विश्व युद्ध में कूद जाए, और ऐसा तहस नहस उसने किया। जर्मनी, जापान और इटली को परमाणु बम गिराया, पहला परमाणु बम, फिर दूसरा परमाणु बम, और कुछ ही दिनों में विश्व युद्ध का परिणाम बदल दिया, अपने पक्ष में कर दिया। ये तो देशों के द्वारा देशों पर हमला था, लेकिन जिस घटना का मैं जिक्र कर रहा हूँ वह घटना ऐसी जिसमें कुछ चंद व्यक्तियों ने अमेरिका के बाहरी इलाकों पर भी नहीं, अमेरिका के अंदर घुसकर उसके जो बहुत प्रसिद्ध शहर हैं उस पर हमला किया, और एक जगह नहीं, दो जगह, तीन जगह पर हमला किया। घटना है 9/11 की। 9/11 और आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध। शीर्षक क्या है? 9/11 और आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध। 9/11 क्या है? मैंने पूर्व में जिक्र किया है कि पश्चिमी जगत में पहले महीना लिखते हैं, MM यानी महीना, फिर DD यानी तारीख, और फिर इसके बाद Y यानी ईयर। तो पहले महीना आता है। तो 9 जो है वो 9वां महीना है, याद रखेंगे, और 11 जो है वो 9वें महीने की तारीख है। तो कौन सा, क्या तारीख हुई? 11 सितंबर 2001 इस समय की घटना है। और घटना क्या है? ये जो अरब देश हैं, जिसे हम मिडिल ईस्ट कहते हैं, उसके जो देश हैं, इस देशों के कुछ अपहरणकर्ता, कुछ आतंकवादी जो अपहरणकर्ता के रूप में आए, जिन्होंने अपहरण किया। किस चीज़ का अपहरण किया? 4 विमानों का अपहरण कर लिया। किसके 4 विमानों का? अमेरिका के। और कहाँ से? अमेरिका से ही, अमेरिका के ही एयरपोर्ट से, अमेरिका के ही प्लेनों का अपहरण करने में सफलता पाली। कितनी बड़ी बात है कि एरोप्लेन का अपहरण करना, एक तो प्लेनों का अपहरण करना, दूसरा इतना सक्षम होना
कि उस प्लेन को अपहरण करके उसको उड़ा के ले जा सके, वो भी अमेरिका की ज़मीन में। और अपहरण करते समय ये सुनिश्चित करना कि उन पर किसी तरह का हमला ना हो, जिसमें उन्होंने सफलता पाई। इन 19 अपहरणकर्ताओं ने क्या किया? 4 अमेरिकी विमान, कमर्शियल विमान बोलते हैं, व्यावसायिक विमान, उन्होंने ऐसे प्लेन का अपहरण नहीं किया जिसमें जनता बैठी थी, कई कारण रहे होंगे। उन्होंने व्यावसायिक विमानों का अपहरण किया, कमर्शियल विमान जिसमें केवल पायलट और उसका साथी रहता है, बाकी कोई नहीं रहते। तो उसके अंदर घुस गए, 4 विमानों को पकड़ा, उसको बंद किया और अंदर प्लेन को उड़ाया। इन विमानों को अमेरिका के महत्वपूर्ण स्थान में ले गए। और कौन से वो जो स्थान थे? 2 विमान तो उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी और दक्षिणी टावर से टकरवाए। वर्ल्ड सेंटर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। वहाँ पर जो टावर है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में गिनी जाती थी, सबसे ऊंची इमारतों में दुनिया के। जो अमेरिका की प्रतिष्ठा का, अमेरिका की व्यापार का गौरव था, प्रतीक चिन्ह था, और नाम से ही आपको स्पष्ट है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। उस भवन पर उन्होंने विमान से हमला किया, एक उत्तरी दिशा की ओर और एक दक्षिणी दिशा की ओर। आप देख रहे हैं ये हमला। उसके बाद तीसरा विमान जो है वो कहाँ लगाया? पेंटागन। पेंटागन अमेरिका की रक्षा विभाग का सबसे महत्वपूर्ण कार्यालय है। अमेरिकी रक्षा विभाग का, अमेरिकी डिफेंस का, अमेरिकी फौज का, आर्मी का, नेवी का, एयरफोर्स का सबसे महत्वपूर्ण कार्यालय पेंटागन है। और अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्यालय, रक्षा का कार्यालय, आप समझ सकते हैं दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण कार्यालय होगा, क्योंकि दुनिया में जो उस समय पूरी सैन्य व्यवस्था थी, अमेरिका के जो लाखों फौजी दुनिया में सब जगह फैले हुए थे, जिसका मैं जिक्र पहले कर चुका हूं, ये सबका नियंत्रण कहां से था? पेंटागन से था। इतने महत्वपूर्ण कार्यालय पर इन्होंने तीसरा विमान टकराया। अब बचा चौथा विमान। चौथे विमान को उन्होंने तय किया अमेरिकी कांग्रेस के भवन से टकराने का। अमेरिकी कांग्रेस का भवन मतलब जैसे भारत में संसद है, पार्लियामेंट है, ऐसे वहाँ की भवन को हम अमेरिकी कांग्रेस का भवन कहते हैं। उससे उसको टकराना था, पर चौथा विमान दुर्भाग्य से खेत में गिर गया। पर जो होना था वो हो गया। क्या हुआ? सबसे पहली बात, अपहरणकर्ताओं के द्वारा अपहरण सफल। दूसरा, अपहरणकर्ताओं द्वारा विमान का संचालन सफल, विमान ले उड़े। तीसरा, अपहरणकर्ताओं द्वारा अमेरिका के अंदर ये सब करना। चौथी बात, अपहरणकर्ताओं द्वारा 2 विमानों को दुनिया के सबसे बड़े, सबसे ऊंचे भवन में टकराना। यानी क्या भवन? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। अगली बात जो महत्वपूर्ण है, पेंटागन को लक्ष्य बनाना और वहाँ पे हमला करना। तीसरा विमान जो उन्होंने टकराया, इस हमले को 9/11 कहते हैं। याद रखिएगा, ये हमला क्या कहलाता है? 9/11। मैंने कहा 9 यानी सितंबर का महीना और 11 यानी तारीख। 11 सितंबर की घटना। केवल 11 सितंबर कह दें तो दुनिया के लोग और अमेरिका के लोग थरथरा जाते हैं, क्योंकि ये घटना बड़ी भयावह थी। और इस प्रकार 9/11 की इस घटना में काफ़ी नुकसान हुआ। ये जो घटना की महत्ता इस बात पर है कि जैसा मैंने बताया, पर्ल हार्बर की घटना के बाद पहली बार किसी ने अमेरिका को चुनौती दी, सैन्य चुनौती, और वो भी ऐसी चुनौती कि अमेरिका के अंदर ही। इसमें भारी नुकसान हुआ। ये 4 विमानों के द्वारा, 4 विमानों से एक तो नष्ट हुआ, पर 3 ने वहां तबाही मचा दी। इस हमले में लगभग 3000 लोग मारे गए, 3000। और ये
अमेरिका का पहला बहुत दिल दहलाने वाला अनुभव था कि एक ही हमले में, वो भी इन आतंकवादियों के द्वारा, जो बाद में साबित हुआ, उनके द्वारा इस तरह का हमला एक पहली तरह की घटना थी। और इस घटना के तुरंत बाद जो पूर्व राष्ट्रपति एच.डब्ल्यू. बुश, उनके पुत्र राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू. बुश ने आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध प्रारंभ करने की घोषणा की और उसका नाम दिया ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम। ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम। एंड्योरिंग मतलब जो सतत काल तक, चिरंतर, निरंतर बना रहे। फ्रीडम यानी स्वतंत्रता। ऐसा ऑपरेशन, ऐसा अभियान जो सतत स्वतंत्रता के लिए चलाया जा रहा है। तो ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम जॉर्ज डब्ल्यू. बुश के मातहत चलाया गया। इस अभियान का निशाना अल कायदा और तालिबान, ये दो ऐसी आतंकवादी संगठन थे जिन पर आरोप था कि इन्होंने वहां के टावर पर ये जो विमान से हमला किया, ये इन लोगों के आतंकवादी थे, अल कायदा और तालिबान। तालिबान शासन जो है उसके तो पांव बड़ी जल्दी उखड़ गए, परंतु तालिबान और अल कायदा के अवशेष सक्रिय बने रहे और अब वर्तमान में यही तालिबान पुनः अफगानिस्तान में अपने पैर फैला रहा है। क्योंकि अमेरिका ने, जैसा मैंने पूर्व में बताया, अमेरिका लगभग 20 वर्षों तक अपनी फौज वहां रखता है और उसके बाद अभी 2 माह पूर्व वह वहां से चला जाता है। तो एक तरीके से जो वैक्यूम वहां बना है उसमें तालिबान अपने को पुनर्स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस घटना के बाद भी ये सक्रिय बने रहे और 9/11 की घटना के बाद अमेरिका ने पूरी दुनिया में प्रतिक्रियात्मक रूप से गिरफ्तारियां की। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि 9/11 के हमले के बाद जो परिवर्तन आया, उसमें पहला परिवर्तन ये ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम अभियान की घोषणा, दूसरा अल कायदा और तालिबान पर हमले, तीसरा कि पूरे विश्व में विभिन्न क्षेत्रों में जिन पर शंका थी ऐसे अल कायदा और तालिबान आतंकवादियों की गिरफ्तारी, जिनके तार इनसे जुड़े हुए थे। और ऐसा कुछ हुआ कि बहुत सारे जो लोग गिरफ्तार हुए उनकी जानकारी भी नहीं दी गई। गिरफ्तार लोगों को अलग अलग देशों में भेजा गया और खुफिया जेल खानों में बंद रखा गया। खुफिया जेल खाने यानी ऐसे जेल खाने जिसके बारे में दूसरों को भी, दुनिया में किसी को भी जानकारी नहीं थी। चौथा, इस क्या परिणाम रहा कि क्यूबा के निकट एक जगह है, देखिए क्यूबा नक्शे में आप देख रहे हैं, क्यूबा के पास एक जगह है ग्वांटेनामो बे, BAY बे, ग्वांटेनामो बे। ये ग्वांटेनामो बे अमेरिकी नौसेना का अड्डा है, अमेरिकी नौसेना का एक बंदरगाह क्षेत्र है। कुछ लोगों को यहां रखा गया। अब ये जगह प्रसिद्ध क्यों हुई? क्योंकि बाद में जो इस जेल में रखे गए कैदियों की, बंदियों की जो विवरण आए, जो वीडियो मिले, वे अंतर्राष्ट्रीय कानून का मखौल उड़ाते थे। इस जगह रखे गए बंदियों को न तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की सुरक्षा मिली और न ही अपने देश अमेरिका या अपने देश के कानूनों की सुरक्षा। यानी जो भी यहाँ रहे गए उन्हें किसी भी तरह की, किसी भी देश की कानूनी सुरक्षा नहीं दी गई और इनके साथ अत्यधिक अमानवीय बर्ताव किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधियों तक को, संयुक्त राष्ट्र संघ की बात कर रहा हूं मैं, उसके जो प्रतिनिधि थे उन लोगों को भी इनसे मिलने की अनुमति नहीं दी गई। जब विश्व में कोहराम मचा अमेरिकी दुर्व्यवहार का यहां रखे गए बंदियों के साथ, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने बार बार दबाव बनाया कि इनके प्रतिनिधियों को वहां जाकर देखने का
मौका दिया जाए, सच्चाई जानने का मौका दिया जाए, तो भी खुफिया जेल होने के कारण अमेरिका ने इन लोगों को वहां जाने से मना कर दिया, इन प्रतिनिधियों को अनुमति नहीं दी। क्योंकि ये घटना एक बड़ी अजीब सी घटना थी, कई दृष्टि से पूरा अमेरिका हिल गया, पूरे विश्व को भी इसने हिला दिया। स्वाभाविक है, घटना की गहराई पे जाने का भरसक प्रयास हुआ और अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है, खुफिया एजेंसी को मालूम हुआ कि ये जो 9/11 की घटना थी, इसका नेतृत्व अल कायदा ही कर रहा था। वही अल कायदा जिसका जिक्र 1998 की बमबारी, दूतावासों की बमबारी के संबंध में किया गया। लेकिन ये अल कायदा का वो गुट था जिसका नेतृत्व एक ओसामा बिन लादेन नाम का व्यक्ति कर रहा था। क्या नाम? ओसामा बिन लादेन। अल कायदा का जो एक आतंकवादी संगठन था, उसके ओसामा बिन लादेन के गुट के द्वारा, जो अफगानिस्तान का था, उसके द्वारा ये हमले किए गए थे। और इस संगठन का जो अड्डा है वो अफगानिस्तान में है। यानी भारत की सीमा से देखिए कितने निकट आतंकवादी गतिविधि इतनी मजबूत, इतनी विस्तृत हो चुकी थी कि उन्होंने अमेरिका पे हमले की बात की। और देखिए अफगानिस्तान और अमेरिका के बीच की दूरी, लेकिन पुराने घटनाओं को लेकर, पुराने घटनाक्रम को लेकर ये लोग अमेरिका से खिन्न थे और उन्होंने अमेरिका पर एक तरीके से उसको चैलेंज किया, उस पर हमला किया। इस संगठन का जो गढ़ अफगानिस्तान था, इसमें तालिबान लड़ाकों ने कब्जा करके इस्लामिक राज्य की स्थापना की थी। अल कायदा अलग चीज़ है और तालिबान एक चीज़ है। आज की तारीख में तालिबान भी एक दूसरा आतंकवादी दल है। उस समय यानी 2001 के आसपास तालिबान के जो लड़ाके थे, तालिबान के जो सदस्य थे, तालिबान ने जो कट्टरपंथी इस्लामी थे, इन्होंने वहाँ पे अपना राज्य बना लिया था तालिबान में। और ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व में इस्लामिक आतंकवादी संगठन अल कायदा का गठन हुआ। अब ये तालिबान जो है, तालिबान एक तरीके से उस समय राजनीतिक संगठन था। वो पूरे अफगानिस्तान पर उसका कब्जा हो चुका था। उसी का एक आतंकवादी गुट था जिसको ओसामा बिन लादेन ने अल कायदा का नाम दिया और दुनिया में तबाही मचाने की योजना बनाई। ये जो अल कायदा है, विभिन्न देशों में ये अपनी गतिविधियां कर रहा था, आतंकवादी गतियां। देश के, विश्व के विभिन्न देशों में अल कायदा के संचालित आतंकवादी ऑपरेशन हो रहे थे। जब ये वाली घटना हुई तो अक्टूबर 2001 में अमेरिका ने प्रतिक्रिया की। और प्रतिक्रिया क्या थी? घटना आपको मालूम हो गई, घटना कैसे चली है मालूम हो गया, कब की घटना है, क्या स्थान है, ये आपको मालूम हो गया। अब आप जानें कि अमेरिका की प्रतिक्रिया क्या हुई। बहुत तीव्र प्रतिक्रिया। पर्ल हार्बर पे हमले की प्रतिक्रिया क्या हुई थी कि अमेरिका ने तुरंत विश्व युद्ध में भाग लेने की इच्छा जताई और विश्व युद्ध में कूद पड़ा। अभी तक जो अलग था विश्व युद्ध से, वो विश्व युद्ध में कूद पड़ा और उसने विश्व युद्ध का जो परिणाम ही बदल दिया। परमाणु बम गिराने में भी हिचक नहीं दिखाई। यहाँ पर भी लगभग वैसी ही तीव्र प्रतिक्रिया है। उसने तुरंत अक्टूबर 2001 में अफगानिस्तान में सैनिक कार्रवाई की और अकेला अमेरिका नहीं, उसने पूरी नाटो की फौज बनाई। नाटो, जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें अनेकों देश उसके सदस्य थे। इनकी सामूहिक फौज बनाई और अल कायदा के जो ठिकाने थे, जो अमेरिकन रडार सिस्टम में दिख रहे थे, उन ठिकानों पर भारी बमबारी करके अल कायदा को भारी नुकसान पहुंचाया, तहस नहस कर दिया।
सबसे पहले तो उसने अल कायदा के सैनिक ठिकानों पर हमले किए, यानी उसने आइडेंटिफाई किया कि अफ़गानिस्तान में कहाँ कहाँ अल कायदा के सैनिक ठिकाने, पहले उनको निशाना बनाया, भारी बमबारी की। और फिर उसके बाद दिसंबर आते आते, और ये सब अमेरिका जो किया, किसी की फिर अनुमति नहीं ली। इस बार भी उसने किसी की अनुमति नहीं ली, इस बार भी उसने सूचना नहीं दी, इस बार भी उसने यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान सरकार को सूचना नहीं दी कि आपके यहाँ हम आतंकवादियों की खोज में हमले कर रहे हैं। और उसने हमले किए पहले सैनिक ठिकानों में, उसके बाद उसने अपने ऑपरेशन बढ़ाए और दिसंबर 2001 आते आते, यानी 9 सितंबर की घटना के 3 माह के अंदर तालिबान की सरकार को पराजित किया, तालिबान की सरकार का पतन हो गया और दूसरी सरकार वहाँ आई। तालिबान के बाद से अल कायदा आतंकवादियों ने विभिन्न देशों के अतिरिक्त पाकिस्तान में भाग के शरण पाई। ये अल कायदा के जो लोग थे, ये लोग जब तालिबान का पतन हुआ तो वहाँ से भागे और दुनिया भर के देशों में उन्होंने शरण ली, जिसमें पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा, क्योंकि पाकिस्तान उसकी सीमा पे था। पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है और पाकिस्तान की जो सीमा है अफ़गानिस्तान से लगी हुई, वो पोरस है। पोरस सीमा का बड़े आराम से वहाँ जाया जा सकता है। अब तालिबान के पतन के बाद क्यों, मैंने आपको बताया अल कायदा क्या था, तालिबान का ही एक आतंकवादी हिस्सा था। तालिबान एक बड़ा दल, तालिबान एक बड़ा समूह, उसके एक गुट था, आतंकवादी गुट, जिसका नाम था अल कायदा। तो ये जो अल कायदा के जो आतंकवादी थे, इन्होंने भाग के यहाँ वहाँ शरण ली और अधिकतर लोग पाकिस्तान भागे। अमेरिका ने इन देशों के अतिरिक्त कई देशों में आतंकवादी के सफाये के लिए पायलट रहित विमान छोड़े, पाकिस्तान की सीमाओं में भी और अन्य देशों पे भी जहाँ पर उसको शंका थी अल कायदा छिपे हुए हैं, वहाँ ऐसे विमान भेजे जिसमें पायलट नहीं होते थे। एक तरीके के ड्रोन आप कह सकते हैं। ड्रोन आप जानते ही हैं, जो आजकल काफ़ी प्रचलित हो रहे हैं सामरिक हथियार के रूप में और अन्य उद्देश्यों के रूप में। छोटे छोटे विमान जिसमें पायलट नहीं रहते और उसे रिमोट से नियंत्रित किया जाता है। ऐसे ड्रोन विमानों की मदद से अल कायदा के संभावित क्षेत्रों में विश्व भर हमला करके उसने आमूल चूल रूप से अल कायदा को नष्ट करने का प्रयास किया और बहुत हद तक सफल हुआ। जो ओसामा बिन लादेन है, जो उसका लीडर था, जो नेतृत्व कर रहा था अल कायदा संगठन का, उसकी खोज में अमेरिका को कुछ वर्ष लगे और अंततः मई 2011, यानी घटना के लगभग 10 वर्ष बाद, मई 2011 में पाकिस्तान के ही एक शहर एतबाबाद में वो छुपा हुआ था और वो उस जगह से उसने उसे पकड़ा और विशेष सैनिक कार्रवाई के तहत अचानक रात में हमला करके ओसामा बिन लादेन और उसके परिवार को ख़त्म कर दिया। ये जो जगह है एबटाबाद, पाकिस्तान में है, वहाँ पर उनका लीडर छिपा हुआ था और इस बार भी अमेरिका ने किसी को बताने की जुर्रत नहीं समझी। वो तो उसकी जो उसका जो वर्चस्व तो बढ़ ही रहा था दिन दिनों लगातार, और उसके साथ तो अन्याय हुआ ही था क्योंकि उसके अंदर इस संगठन ने हमला किया था। अमेरिका ने बिना किसी को बताए अंततः जब ये उसको पुख्ता जानकारी मिली कि एबटाबाद नाम की जगह में ओसामा बिन लादेन छुपा हुआ है, उन्होंने अपने विमानों से एक रात को 2011 में हमला किया, ओसामा बिन लादेन को वहीं समाप्त किया और उसके परिवार के कई सदस्यों को मारा और ओसामा बिन लादेन की लाश को कहीं समुद्र में ले जाकर कहीं और फेंक दिया, समुद्र में ले जाकर फेंक दिया, ताकि किसी भी तरीके से ओसामा बिन लादेन का प्रतीक चिन्ह न बच जाए। इस प्रकार
ये वाली घटना 9/11 जिसको बोलते हैं, ये यहीं ख़त्म होती है। जानने की चीज़ ये है कि आखिर ये घटना इतनी महत्वपूर्ण क्यों, इतनी महत्वपूर्ण क्यों। पहली बात इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि अमेरिका के अंदर हमला। दूसरी बात इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि अमेरिका की वर्चस्व को चुनौती। तीसरी बात इसलिए महत्वपूर्ण कि इस घटना ने आतंकवादियों की बढ़ती ताकत को भी दुनिया के सामने पेश किया। आतंकवादी ऐसा भी कर सकते हैं, ये पहली बार दुनिया ने जाना। चौथी महत्वपूर्ण बात क्यों, क्योंकि इस बार भी अमेरिका ने 1998 की घटना की तरह बिना किसी की अनुमति, पूर्व जानकारी या सूचना के उसने विदेशी धरती पर हमले किए। न्याय के लिए, तथाकथित न्याय के नाम से उसने विदेशी धरती पर हमले किए, जैसे सूडान में किया था पहले, जैसे उसने अफ़गानिस्तान में किया था। इस बार उसने पुनः अफ़गानिस्तान पे हमले किए और उसके बाद ड्रोन की मदद से विश्व के कई जगहों पे जहां उसे संभावित आतंकवादियों के ठिकाने लगे वहां हमले किए। छठवीं महत्ता ये, इसके बाद अमेरिका का रवैया और नज़रिया ही बदल गया, उसका रवैया और नज़रिया ही बदल गया। तो ये 6 विश्व राजनीति में, और ये स्पष्ट हो गया कि उसका विरोध अब कोई नहीं कर सकता। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये 9/11 कितना महत्वपूर्ण है, कि जो ये घटना कि 9/11 ही बोलने से सब स्पष्ट हो जाता है कि हम किस घटना की बात कर रहे हैं।